अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, वी ऑल नो दैट कि रीसेंट गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के इख्तलाफात बड़े खुल के सामने आ रहे हैं। कोई कहते हैं कि 28वीं यानी तरमीम आ रही है, उसको लेकर पीपल्स पार्टी एग्रीड नहीं है तो उस वजह से आ रहे हैं। कोई कहते हैं कि जनाब ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, जैसे इलेक्शन हो जाएंगे सब पुरानी तनख्वाह पे वापस उसी तरह इत्तेहादी और अच्छे तरीके से गवर्नमेंट चलती जाएगी। बट शकूक शुबहात बढ़ते तब हैं कि जब पीपल्स पार्टी और पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकातें और मेलजोल बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सुहेल आफरीदी साहब और कुंडी साहब की मुलाकातें, असद कैसर साहब और कुंडी साहब की मुलाकातें, वहाँ पर फिर जाकर चीज़ें सीरियस होना शायद दिखाई देती हैं कि वाकई में मे भी कोई पीपल्स पार्टी अपोजिशन का रुख कर रही है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड का एक शिकवा करती है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कि हमारे रहनुमाओं को वहाँ से सुबह बदर किया जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम पीएमएलएन कहती है कि जनाब ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, पीटीआई तो शिकवा किससे कर रहे हैं। ये इवन रिसेंटली इनके बड़े सीनियर रहनुमाओं की स्टेटमेंट्स हैं। फिर मवाजना किया जाता है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का, दोनों का, कि जनाब एक तरफ आप पंजाब की जैसी तरक्की चाहते हैं या आप सिंध जैसी तरक्की चाहते हैं, आप लाहौर चाहते हैं या आप कराची चाहते हैं। ये सवाल पूछा जाता है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से। अब वो किसको वोट करेंगे, दो आई डू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा स्टडी अगर आप भी डिटेल में जा कीजिए तो यूजुअली आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान विफाक के साथ जाया करते हैं। यूजुअली इस दफ़ा का पैटर्न को डिफरेंट हो जाए तो हो जाए, मुझे नहीं पता उसका, लेकिन यूजुअली यही होता है कि विफाक में जिसकी जमात की गवर्नमेंट होती है ये दोनों रियासतें उसके साथ जाती हैं। एनीवेज, आज के शो में ज़रा आगाज़ करते हैं, अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। हमें मुस्लिम लीग नून के जनाब सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब ज्वाइन कर रहे हैं, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब नईम हैदर पंजोता साहब ज्वाइन कर रहे हैं और हमें पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कादिर मंदुखेल साहब ज्वाइन कर रहे हैं। मैं पीएमएलएन से स्टार्ट करना चाहूँगा। सेनेटर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, क्या वाकई 28वीं यानी तरमीम को लेकर कोई बोन ऑफ कंटेंशन है, कोई एतराज़ात हैं, कोई इख्तलाफात हैं, या सिर्फ ये इलेक्शन मुहिम की हद तक पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की बयानबाजी है? जी, बहुत शुक्रिया राय साकिब साहब। हमारे सीनियर है मंदोखेल साहब और मेरे भाई है छोटा पंजोता साहब। हम बहुत बंदे हैं, मैं पंजोता साहब जो जिंदगी में टीवी पे कभी लड़ते नहीं आपस में जी, बाकी साहब से भी लड़ पड़ते हैं लेकिन उनसे मेरा जाती हमारा एक तलक है, इनके भाई से भी। अच्छा, दूसरा 28वीं तरमीम की आप बात करें, जहां तक इलेक्शन की स्ट्रेटेजी होती है, कादर मंदोखेल साहब समझते हैं दैट्स एंटायरली डिफरेंट राय सर जी। वो ये 3-4 दिन रहेगा, 7 तक और फिर 9 तक व्हाट्सोएवर, उसके बाद फिर सारे अपनी अपनी उसी जगह पे बैठेंगे जहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो जहां तक 28वीं तरमीम का ताल्लुक है उसके बारे में जो मेरी इतलात है, आई एम नॉट अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, आई एम वीओपी, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, आई एम बाय प्रोफेशन, आई एम लॉयर, हम तीनों लॉयर बैठे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो उसमें ये कि अभी तक उसका कोई ऐसी सामने बात नहीं आई। मेरी बात हुई थी बड़े सीनियर लीडर राना सनाउल्लाह खान साहब से कि जब तक पीपल्स पार्टी जो है वो उस पर एग्री नहीं करती और पीपल्स पार्टी की उसमें मर्जी शामिल नहीं होती तो हम किस तरह से ला सकते हैं 28वीं तरमीम। ये उनसे बात हुई थी और ये मैं ऑन एयर इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ वहां उन्होंने कहा, तो अगर ये एग्री होंगे, सारी जो शिक्के होंगी जिस तरह से भी, जो भी मुझे नहीं पता, अभी मुझे ये भी नहीं पता कि 28वीं तरमीम आ रही कि नहीं, लेकिन ज़ाहिर है अगर आनी है तो फिर 28वीं आनी है, 27वीं के बाद अगला नंबर 28 ही होता है। तो अगर आती है तो फिर इनसे बैठ के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, पीपल्स पार्टी से आसफ अली जरदारी साहब से बैठ के बात होगी। अगर ये राजी होते हैं, सारे जितने भी हमारे अपना हैं स्टेक होल्डर्स और स्पेशली जो हमारे इत्तेहादी हैं, अगर ये राजी होते हैं तो फिर डेफिनेट अगर आती है तरमीम तो फिर वो पास भी होगी, सारा कुछ होगा। लेकिन अभी तक, लेकिन उसमें 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे सूबों को हम 58% दे रहे हैं एनएफसी अवार्ड से और जो बहुत सारा जो दूसरा फंड है, तो उसमें यही है कि बाकी अगर फिर सूबे जो है सारे सूबे वो अपनी जिम्मेदारी भी उठाए ना, आगे जाके जो वसाइल तकसीम होने हैं तो वो खुद फिर तकसीम करे। अगर इतनी ज्यादा खतीर किस्म की जो उनको ये अपना फिजिकल जो चीजें मिलती हैं तो जो उसके आगे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि फिर वो अपने अपने सूबे का, जिस तरह पंजाब है इवन, फिर वो अपनी जिम्मेदारी भी उठाएं। अगर ये आती है तो जो हम बड़ी बड़ी जो कुछ बातें सुन रहे हैं, तो इसके अलावा अभी तक आई कोई नहीं वैसे बाकायदा। मैं आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का भी जिक्र सुन रहे हैं हम कि वो भी सूबे खुद से बोझ उठाएं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का भी। जी, इसलिए मैं बता देता हूँ, वो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। हो सकता है कादिर मंदोखेल साहब इंतहाई मोहतरम है, वो करें, मुझसे एतराज जरूर कर सकते हैं, तो उनका राइट है। लेकिन ये है कि अगर 58% वफाक देता है तो फिर सूबों को साथ जिम्मेदारी ये भी उठानी चाहिए कि मतलब इसमें मतलब किस तरीके से इसको इंतहाई शफाफ तरीके से और ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। अगर सूबे अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं तो फिर ये हो सकता है जी। चले मैं जरा कादिर भाई से पूछ लूं। कादिर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। ये सिर्फ मुझे जो सेनेटर साहब की गुफ्तगू समझ आई, ये तो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है सर। सिर्फ वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन जैसे ही खत्म होगी, इलेक्शन हो जाएगा, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन सब पुरानी तनख्वाह पे वापस नॉर्मल हालातों वाकयात। और वो कल ही देख रहा था, हमारे एक और पॉलिटिशियन है, वो कह रहे थे कि जनाब देखेंगे आप इन डेज टू कम, जब तरमीम आएगी सब सफ में खड़े होकर वोट करेंगे उसके लिए।
जी बिल्कुल, पुरानी तनख्वाह भी आप भी काम करेंगे, मैं और पंजोता साहब भी काम करेंगे अपनी अपने पार्टी में। ये तो बातें है, इलेक्शन तो ज़ाहिर बात है, जहाँ मुस्लिम लीग नून के साथ हम बलूचिस्तान में इत्यादी है, जहाँ मरकज़ में हमने शुरू में उनको सपोर्ट किया है, और इस तरह गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हम एक दूसरे के मध्य मुकाबले और अगले इलेक्शन में भी होंगे। ये तो सियासत तो है ना, कहीं जोड़ कहीं तोड़, कहीं सारी चीज़ें तो होती है सारी। लेकिन सवाल ये है कि ये जो कोई एल जर्नलिज़म के नाम पे, कोई लिफाफा जर्नलिज़म के नाम पे, कोई मखबरों के टोले के नाम पे इस टाइप के लोग मार्केट में क्यों छोड़े हुए हैं? गवर्नमेंट उनको शटअप कॉल क्यों नहीं दे रही इनको कि बाबा तेरी क्या औकात है, सिंगल सीट है, जाली तरीके से तो फॉर्म 47 के तहत बने हुए है, और तुम्हारी क्या औकात है, तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो पाकिस्तान के बारे में कि ये यहाँ सूबे बनेंगे, ये कराची हवाले होगा मरकज़ को, और ये सारी चीज़ें तो शटअप कॉल क्यों नहीं दे रहे? तो कहने का मकसद मेरी ये जानबूझ के इस तरह पुपेट जो है ना वो छोड़े हुए लोगों का नफ्स चेक करने के लिए, लोगों को जज्बात से खेलने के लिए, और अपनी जो तरीक़ाकार है हुकूमत करने का, जहाँ लोग जो है ना 400 रुपये पेट्रोल डीजल का ना पूछे, जहाँ लोग महंगाई का ना पूछे, जहाँ लोग IMF की जो निशानदेही करप्शन का वह ना पूछे, जहाँ लोग कुछ ना पूछे, यानी हुकूमत की कारकर्दगी ना पूछे, बस इन्हीं चीज़ों में उलझ रहे। और देखो आपने भी यही टॉपिक चूज़ किए, इस हवाले से बात अपनी छेड़ी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर सेनेटर साहब की बात मैं कहूँगा ठीक कह रहे, लेकिन फिर हुकूमत सतह पे इनको शटअप कॉल क्यों नहीं इन मुखबरों को और उन लूटक्रेसी के लोगों को के मुख्तलिफ मीडिया पे? अब तो मीडिया के बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े एंकर जो है ना वो भी बिखे हुए हैं, और जिस तरह वो कराची को दुश्मनी पे उतरे हुए, और जिस तरह कराची करके हम तो फ़ख्र से कहते हैं, कि आज नून लीग अगर गिलगित बल्तिस्तान में कहते हैं कि आपको लाहौर चाहिए या कराची चाहिए, मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान हम कराची जैसा बनाएंगे, क्योंकि कराची पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है। कराची जो है पूरे पाकिस्तान से लोग सेहत और तालीम और रोज़गार के लिए आता है, तो लाहौर तो कोई नहीं जाता है रोज़गार के लिए, लाहौर तो कोई नहीं जाता है सेहत के लिए, लाहौर तो कोई नहीं जाता है, लाहौर का तो कोई लाहौर का जो फंड है लाहौर जो जनरेट करता है वो हमारे एक लालूके तक एरिया है वो जनरेट करता है। और मैंने एक पंजाबी बिजनेसमैन से पूछा, उसने सॉरी उसने कहा कि वहां तो जब बिहार वाले आ जाते हैं तो मार्केट में लोग गिर लेते हैं। हाँ। और अभी ख्वाजा आसिफ को राना सनाउल्लाह का बयान है कि 1200 FBR ने जो रिकवरी की है, 1200 से ज्यादा वो खा चुके हैं, और आए दिन ख्वाजा आसिफ करप्शन के इल्ज़ाम अपनी सूबाई और वफाकी हुकूमत पे लगा रहे। इन चीज़ों से तवज्जो उठाने के लिए ये मुखबरों को और ये येलो जर्नलिज्म का टोला जो मीडिया पे बैठी है वो इस तरह के कादिर भी, अगर आप इजाजत दें तो एक छोटा सवाल ले लीजिए, पार्टी को छोटा से लड़ाया जाए या कराची दुश्मनी के ऊपर बातें करे। कादिर भी एक छोटा सवाल ले लीजिए, फिर मुझे आगे पंजोता साहब की तरफ जाना है। आपने फैसल वावड़ा साहब, मुस्तफा कमाल साहब, इनके नाम लिए हैं। सर आपको लगता है PMLN ने इनको लॉन्च किया हुआ है या PMLN इनको असेंबलीज या सेनेट तक पहुंचाया हुआ है? देखिए मैं एक चीज़ ये बताऊं आपको कि PMLN ने किए या PMLN को लाने वालों ने किए है, ये तो फिर आपको अच्छी तरह पता है। ये सारी चीज़ें तो मैं तो सिर्फ आपको कर रहा हूँ कि ये अगर सिंगल लोग हैं और ये जाके मुस्तफ़ा कमाल जो 3800 वोट पे फॉर्म 47 पे बैठा हुआ, और मैं आपके चैनल के तवसत 500 से ज़्यादा मरतबा ये बात मैं कह चुका हूँ। मुझे इलेक्शन से पहले फैसल वाडा से बोला कि आपको ये सीट नहीं मिल सकती है। आप मुझे बता दो एक शख्स इलेक्शन से 2 महीने पहले कादिर खान मंदोखेल को यह कह रहे हैं कि आपको NA 242 का कौमी असम्बली का सीट नहीं मिल सकता है, जबकि ऑलरेडी सिटिंग MNA तब मैं वहां पे, और ये मुस्तफा कमाल को दे दी गई है। ओ भाई ये किसी का बाप का राज चल रहा है, क्या चल रहा है कि तो 2 महीने पहले क्यों नहीं मानते कि 28वीं तरमीम भी आ रही है? क्या है तो इसीलिए तो हम कह रहे बातें सारे, इसीलिए फिर आप ये क्यों नहीं मानते कि 28वीं तरमीम भी आ रही? सेनेटर साहब आप ऐड कर ले, फिर मुझे आगे जाना है पंजोता साहब की तरफ। मुझे उनकी खिदमत में सिर्फ एक बात अर्ज करनी है, जो राय साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है जी। फैसल वाडा पीपल्स पार्टी के वोटों से सेंटर बने हैं, मैं उनको डिफेंड नहीं करने बैठा जी, ना मैं किसी और को, क्योंकि वो अपना डिफेंड खुद करेंगे अगर वो इधर मौजूद होंगे। लेकिन फैसल वाडा पीपल्स पार्टी सिंध के वोटों से, MPs के वोटों से सेंटर बन के आए। मुश्तरका सर, सबके मुश्तरका, वो आजाद कबीले के मुश्तरका जी, सबके। पंजोता साहब जी बिल्कुल, पंजोता साहब आप एडमिटेड फैक्ट है, पीपल्स पार्टी से बड़े आपके भी रवाबित रिसेंटली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये तो सब इलेक्शन की कहानी है सर। जैसे इलेक्शन हो गया गिलगित बल्तिस्तान, सबके सब वापस, और मैं देख रहा था आपको भी गालबन सूबा बदर किया गया गिलगित बल्तिस्तान से। जी बिल्कुल, जाने की इजाजत नहीं दी गई। हम गए, राजा साहब गए, मेरे साथ शौकत बसरा साहब थे जी। उन्होंने कहा कि ऊपर से अहकामात हैं कि आपको नहीं जाने देना, क्योंकि
यहाँ इलेक्शन हो रहा है और पीटीआई के रहनुमाओं के नाम हमारे तक हम खुद सपोर्टर हैं खान साहब के। हेलो। लेकिन क्योंकि हम नौकरी कर रहे हैं, हमें हुक्म है, बाकी जमातों को हमने कहा क्या इजाजत है, उनके वज़रा को आप, उन्होंने कहा जी बिल्कुल। हम आज की खबर आपको देते हैं कि 300 पुलिस एहलकार यहाँ बिलावल की जलसे की सिक्योरिटी के लिए हमने मामूर किए हुए हैं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब गए वहां पर और वफाकी वज़रा गए, उन पे कोई ना इलेक्शन कमीशन का नोटिस आया, ना उनके खिलाफ कोई किसी किस्म की जो है वो कार्रवाई हुई। कार्रवाई सिर्फ हमारे खिलाफ हुई कि एक तो हमें उठा के बाहर फेंक दिया, और दूसरा जो जीबी के अंदर इलेक्शन है वहां पर पीटीआई को इसके अलावा, यानी कि उठाने से अलावा वहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, यानी उम्मीदवारों के ऊपर पर्चे दर्ज करना या में निशान ना देना या उन्हें कंपेन ना करने देना या घरों में छापे मारना या कारकुनान को गिरफ्तार करना, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो ना हो। नंबर 2 ये बात है कि देखें ये तमाम जमातें, इमरान खान साहब ने कहा था कि जो जो जिसकी चोरी होगी ना वो सारे आपस में इकट्ठे हो गए, ये तमाम चोर डाकू जो है ना आपस में इकट्ठे हो गए इलेक्शन के अंदर, आवाम के अंदर एक टोपी ड्रामा बनाने के लिए। ये कहते हैं जी देखें जी वफाक में किसकी हुकूमत है तो आप बिजली क्यों नहीं दे रहे, वफाक में किसकी हुकूमत है आप सड़कों की क्यों यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं, आपने सड़कें क्यों नहीं बनाई, तो आप पीपल्स पार्टी वाले भी तो उसका हिस्सा है, ये दोनों हिस्सा है। और जिस फैसल वाडा की बात कर रहे हैं ये किसी और की बात कर रहे हैं, जो नामालूम लोग फैसल वाडा को लेकर आए आपके वोटों के जरिए से, उन्होंने ही आपको भी यहाँ पर नाफज किया, तो इस हकीकत को आप आवाम को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं। आप अच्छा पंजोता साहब, मैं भी कल ही एक सर्वे देख रहा था, हमारे एक सीनियर है, हमारे उनके कहने पे बनवाया है। पंजोता साहब, आप अगर बहुत बात कर रहे हैं जिसके कहने के ऊपर फैसल वाडा बोल रहा है या कोई और बोल रहा है, हर बात आप मानेंगे, क्योंकि जब आपको कुर्सी प्यारी है, आपको इक़्तिदार प्यारा है, आपको पैसा प्यारा है, तो फिर आपको वही करना पड़ेगा जो वो आपको कहेंगे। आप बेशक जितने मर्जी है नारे, पंजोता साहब सर, मैं कल एक सर्वे देख रहा था, हमारे सीनियर हैं हबीब अकरम साहब, पंजोता साहब हमारे सीनियर है हबीब अकरम साहब, उन्होंने एक सर्वे किया गिलगित बल्तिस्तान का सर, उसमें पीएमएलएन सीटें जीत रही है। देखिए उन्होंने किया होगा सर्वे गिलगित बल्तिस्तान का, मैं उनके सर्वे को जो है वो मैंने तो नहीं उनके साथ सर्वे किया, उनकी अपनी रिपोर्ट है, अपना तज्जिया है। और उसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर 24 हल्के हैं और किसी एक हल्के में अगर उन्हें लगता है पीएमएलएन की पोजीशन जो है वो बेहतर है, तो सर्वे उन्होंने किया। और जाहिर बात है जब बाहर आप निकलते हैं 24 हल्के हैं और उन हल्कों के अंदर जिस तरह हमें कंपेन की इजाजत नहीं है, वहां पर लोगों को जो है वो जाकर उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह किए होंगे, कुछ डर के भी लोग नहीं बताते, खुल के सामने नहीं आते, 100 चीजें होती हैं, तो उसमें आके उन्होंने किया होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना मैंने देखा है ना वहां पे, मैंने ये देखा है कि जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम है वो इमरान खान को सपोर्ट करती है। सर आपको तो इजाजत नहीं मिली जाने की, तो आपने कहां से देख लिया? होटल्स के ऊपर, उनके घरों के ऊपर मैंने बैनर्स देखे। सर आपको तो सुबह बदर किया गया, तो आपने कहां से देख लिया? बैनर्स कैसे लगाए हैं? उन्होंने कहा जी हमारे रिश्तेदार हैं, हमने जो है उस वजह से बैनर लगाए हैं क्योंकि हमारा रिलेटिव है, लेकिन हम भी अंदर से खान साहब को सपोर्ट। उन्होंने कहा जी कि कई घरों में जाकर बाकायदा अदारों के लोग हरासा करते हैं कि आपने वोट हर सूरत जो है वो पीएमएलएन को देना है या पीपल्स पार्टी को देना है, वहां बैनर्स लगवाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने वोट अंदर खान को देना है। आज मेरिट पे इलेक्शन करा देना, डब्बे में से खान के अलावा जो है ना ये तमाम जमातें आप देखेंगे कि इमरान खान क्लीन स्वीप करेंगे। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर साहब, आपने पंजोता साहब की गुफ्तगू भी सुनी, ये कंप्लेंट काफी दिनों से पीटीआई की आ रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड वहां पे नहीं मिल रही। सर जब आप लोग ऑपोजिशन में होते थे और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, यही कंप्लेंट आप लोग की थी, पीएमएलएन की थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। सर लेट डेमोक्रेसी ग्रो, आगे चलें, चीज़ों को आज़ादाना इलेक्शन होने दें, लोगों को कैंपेन करने दें, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा आप मैं हम सारा पाकिस्तान मानेंगे उसको, सारे इकट्ठे बैठ के कहेंगे हाँ भाई समबडी वॉन। ये राय साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है, और इलेक्शन विल भी अपना क्या फेयर, फ्री और क्रेडिबल होंगे 24 सीटों पे, और उसमें से जो मेजोरिटी है, जो मेरा अपना परसेप्शन कहता है, वो मुस्लिम लीग यूनियन, मेरा अपना एक अंदाजा है कि 15 सीटों पर क्लीन स्वीप कर जाएगी डेफिनेट, जो मुझे लग रहा है, जो मेरा अपना। दूसरे नंबर पे पीटीआई, क्योंकि मैं जाती तौर पे ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे मेरा भाई नाराज हो, लेकिन पीटीआई क्योंकि सियासी जमात बतौर इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रही वहां पे, आफ्टर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये दे आर नॉट रजिस्टर्ड पार्टी, तो ये किस तरीके से, इनके तो कोई उम्मीदवार नहीं है, फिर भी गौहर साहब गए हैं उधर, इनके चेयरमैन साहब जो हैं सारे जा रहे हैं। अगर इनको पंजोता साहब को किया उन्होंने सुबह बदल, तो मैं जाती तौर पे कहूंगा कि ये गलत है, ओपनली कहूंगा, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। इनको जाने, इनके इज़हार को हम ख्याल होंगे कि व्हाट्सएवर, वैसे भी राइट टू ट्रैवल तो हर एक है, लेकिन वैसे पीटीआई एग्जिस्ट नहीं कर रही, ना इलेक्शन कमीशन में और ना किसी आईनी तौर पर,
आइन ने भी इसका प्रोसीजर दिया और फिर इलेक्शन कमीशन एक्ट जो है 2017 कादर मंदोखल साहब को पता है, वो भी एक प्रोसीजर देता है पूरा कि इलेक्शन कैसे होता है। क्योंकि इनकी जो पहले इलेक्शन हुए थे 2013 में, तो इनके अपने हमारे एक क्रेडिबल जज वजीउद्दीन साहब, मंदोखल साहब को भी जानते, मैं भी जानता हूँ, पंजोता साहब भी प्रैक्टिसिंग लायर है, कि उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि ये इलेक्शन जो है इसमें पैसे भी चले हैं, पीटीआई के इलेक्शन ठीक नहीं हुए, जिसमें के बाद इन्होंने उनको निकाल दिया था। उसके बाद इनके इलेक्शन का कोई उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, और ये फंडामेंटल उसमें है अपना आंसर है कि आपने अपनी इलेक्शन पार्टी का करवाना है। तो राइट नाउ पीटीआई एग्जिस्ट नहीं कर रही। Perhaps this is the reason, क्योंकि मुझे सेनेटर साहब आप बड़ी खरी खरी बातें करते हैं, खरी सी बात कीजिएगा कि आपको वाकई में लगता है कि पीटीआई का वोटर कोई नहीं है, सिंस के पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती तो वोटर है ही नहीं? बिल्कुल वोटर होंगे जी, डेफिनेट वोटर होंगे और हैं। हाँ। मैं खरी बात करूंगा, मैं खरी अब भी करूंगा, बट लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली और एज पर रूल्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 दे आर नॉट रजिस्टर्ड एनीवेयर इन द पाकिस्तान। और वो जिस किसी को सपोर्ट करने लगे आपने उसको भी एग्जिस्ट नहीं करने देना? नहीं कर रहे हैं। चेयरमैन साहब ने कल जलसा किया, गोफ साहब ने, और दूसरे भी अपना दूसरा क्या नाम उनका, इंतहाई मोहतरम अरशद कैसर साहब, वो गए, सारे कर रहे हैं। कैसर साहब को तो एयरपोर्ट पे पहले रोक लिया था ना? वो होगी ऐसी वजह, को रीजन होगी, मुझे चूंकि उसका पता नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे को गलत बात कर दूं आपके इतने बड़े टेलीविजन पे और फिर आप जैसे एंकर के सामने, मेरे लिए तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना उसको संभालना। तो इसलिए, लेकिन मैं राइट जो मैंने सच्ची बात की है कि मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि वोटर नहीं है, बहुत वोटर होंगे, बहुत होंगे, और है भी, मैं ऊपर ही कह रहा हूँ, लेकिन राइट नाउ ये एज ए पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करते। ओके कादिर साहब, डू यू थिंक इट्स अ लेजिट आर्गुमेंट कि जनाब ये पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा इनको कोई जलसे जुलूस या उस तरह कह लीजिए कि खुल के इनकी कैंपेन जो है इसलिए नहीं हो रही कि जनाब ये एग्जिस्ट ही नहीं करते? देखिए, एग्जिस्ट तो आपने नहीं होने दिए। एक आपने राजा बिठाया इस्लामाबाद में, दूसरा राजा आपने गिलगित में बिठाया है, तो एग्जिस्ट तो आप नहीं हो। चलो पीटीआई तो नहीं एग्जिस्ट कर रही है, इसके इलेक्शन नहीं सेव है वगैरह वगैरह, जो भी इसको नाम दो, लेकिन फिर जो नई पार्टी उन्होंने रजिस्टर्ड की है, जैसे आपको पता चला कि ये भी पीटीआई की है, तो आपने उसके ऊपर पाबंदी लगा ली है। तो मतलब ये तो एक, मैं ये समझ रहा हूँ कि आंखें बंद करने से वो एक मुहावरा है कि कबूतर जब बिल्ली जा रही थी उसने आंखें बंद करी कि शायद मैं आंखें बंद करूँ और वो चली जाए। तो ये सारी जो अरबे है, ये तो वही है जो एक इलेक्शन रूल्स के ख़िलाफ़ है। मैंने कहा ना कि एक राजा बिठा दिए सुल्तान इस्लामाबाद में, जिसका ना कोई एक्सटेंशन है ना उसका री अपॉइंटमेंट है, और वो ज़मनी इंतखाबात में सारी सीटें नून लीग की झोली में डाल दी है। फिर उसके बाद जाके राजा शहबाज को उन्होंने बिठा दिए गिलगित में, जिसने अपनी जागीर समझ ली है गिलगित बल्तिस्तान को, और वो पाकिस्तानियों के ऊपर पाबंदी लगा रहे पाकिस्तान के अंदर के, आप आएंगे तो एनएसयू लेके आएंगे, वो भाई आपके वालिद साहब का जीबी है, आप है कौन, समझिए ना। लेकिन ये कराने वाले कौन है? यही वफाकी हुकूमत है। फिर मैं ये सवाल करूं कि आपने पंजाब से जो एक दहशतगर्दी में मशहूर है, अल जजीरा का रिपोर्ट है, ह्यूमन राइट्स कमीशन का रिपोर्ट है कि 2200 ज़्यादा लोगों को कत्ल कर चुकी है सीसीडी, और अभी पिछले महीने बलूचिस्तान से बुगटी कबाइल के 3 नौजवान भाइयों को धोखे से बुला के कत्ल कर डाला, और सबका रिपोर्ट एक ही है, मुलजिम जा रहा था, हम मुलजिम को ले जा रहे थे जगह की निशानदेही के लिए, मुलजिम के साथियों ने फायरिंग की है, और बदबख्ती से मैं कहूँगा कोई पुलिस वाला न मरता है न जख्मी होता है, मरता भी वही बंदा है जो उनके कस्टडी में होता है। ये तो हाल है। इन्हीं दहशतगर्द पुलिस से आप जीबी का इलेक्शन जीतना चाहता है? अगर आपके ये पंजाब पुलिस इतनी बहादुर है, इतनी तकड़ा है, तो आप भेज देना बलूचिस्तान, पता चल जाए उनको, वहां पे करें ना, बेलिया के साथ मुकाबला कर ले। आपकी हमारी मुश्तरका हुकूमत है ना, वहां भेज देना, वहां पे बलूचिस्तान में जो लॉ एंडर खराब है, आप पुख्तनख्वा भेज देना वहां टीटीपी के खिलाफ। आप इलेक्शन जीतने के लिए इस फोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें उनकी, जो पंजोता साहब ने फैसल वाडा की बात की है, पंजोता साहब फैसल वाडा को मैंने कौमी असम्बली से नाइल किया है, इनको मैंने सेनेट से नाइल करा है, इनको मैंने तहायात नाइल करा है। उसके बाद जाके एमक्यूएम की 17 सीटें थी, तायद कुनंदा भी एमक्यूएम था, तायद तजवीज़ कुनंदा था। हमारे पास जो हमारे सेनेटर बने थे 6 सीट हमारे पास फालतू थे। इसके बाद ये हमारे बड़ों के घुटनों को हाथ लगा रहे, तो उस 6 में से जो फालतू वोट थे वो हमने 4 इनको दे दिए। अब आप वो हमारे कहे, या फिर मोहसिन नकवी को किसने बनाया है वो भी तो बता देना। फिर मोहसिन नकवी को किसने सेनेटर बनाया? पंजाब से कैसे बन गए वो? पंजाब में तो आपकी और नूली कैसा, हमारे तो वहां पे 8-9 एमपी है। तो सवाल ये सारी चीजों को एक तरफ रख के ये चीज कर दे, कल का मैं ये पुरानी बातें नहीं दोहरा रहा हूं, कल का आप परवेज इलाही को डाकू कहते, आज आपका सदर है।
कल तक आप शेख रशीद को जो है ना वो चपड़ासी कहते थे, वो आपको वफाकी वजीर था। कल महमूद खान अचकज़ई साहब की आप नकलें उतारा थे, आज आपका अपोजिशन लीडर है। क्यों आपने जेबी में महमूद खान आप जैसे कि पार्टी को इस्तेमाल नहीं किए, उसके जरिए टिकट नहीं दिए? क्यों आपने राजा नासिर अब्बास से जो आपका अपोजिशन लीडर है, उनकी पार्टी ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, वहां पे स्ट्रेंथ है उनकी टिकट क्यों नहीं दी? आपने एक नई चीज करे। बहरहाल ये आपका इंटरनल मामला है। मैं सिर्फ आपके सामने ये कहना चाह रहा हूं कि जो मुस्लिम लीग की हुकूमत कर रही है और बिल्कुल ये नाजायज कर रही है, ये कल कन के गले में पड़ेगे और फिर आपकी भी सद के जाओ। आपने जाके जवाब सुन ले। आप हबीब हसन ने क्या भला का नाम लिया है? वो भाई क्या, मैं माजरत कैसा, उसकी क्या हैसियत है? मुझे एक बात बताओ। नून लीग तो वैसी मीडिया को खरीदती है, जाए पंजाब में कोई मीडिया वाला नून लीग के सामने मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, जाके सीसीडी के जरिए अल्लाह की कसम लाहौर में बैठा लेती है। कादिर भी कसम से लाहौर में बैठा इंटरव्यू सारी स्टोरीज करता हूं, सारी स्टोरीज। खुदा को मानो यार, क्या आप टॉक शो करे हो, क्या करे हो? कादिर भी हसन ने ये, हबीब हसन क्या चीज है भाई? कादिर भी अल्लाह की कसम लाहौर में बैठा हूं, जो स्टोरी भी पीएमएलएन के खिलाफ आती है हल्फन कह रहा हूं करता हूं। सर जी ये बात तो फैक्ट है कि लाहौर में बैठ के मैं भी देखता हूं इश्तिहार से जमा पासे लगे होंगे सर जी। देखिए राय साहब, मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ कादर मंदोखेल साहब के साथ, जैसे हबीब अकरम को आप जानते हैं मैं भी जानता हूँ जी, और जितनी उन्होंने मुस्लिम लीग नून के बताया और पीटीआई की सपोर्ट की है वो भी हम जानते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट। अच्छा एक सेकंड सेंटर ऐसे प्लीज लेट्स नॉट से दैट कि सपोर्ट किसी की है, लेट्स नॉट से दैट। जब आप लोग ऑपोजिशन में थे आपके खिलाफ कुछ गलत होता था, सब मिलके बोलते थे। मैं इसके बावजूद कहना चाहता हूँ हबीब अकरम शायद उन चंद साफी में से होगा जो बिकने वाला नहीं है, मैं ओपन कह रहा हूँ, चाहे जो भी हो। फिर मतलब इसके जो भी मुझे नतायज भुगतना पड़े, वो बिकने वाला नहीं है, वो फिलॉसफर निकला है, तो वो फिलॉसफर निकला है। और गिलगित के सर्वे कर रहे हैं कि उसके जेब चेक करो कितने पैसे पकड़े उन्होंने। इल्जाम ना लगा दीजिए, इल्जाम ना लगा दीजिए, हमें क्या पता। मतलब वो पहले भी सर्वेस करते हैं, हर इलेक्शन में करते हैं हबीब अकरम साहब, ये पहला सर्वे नहीं किया उन्होंने कोई। ओ भाई उसकी क्या हैसियत है अकेले आदमी की? उसकी क्या हैसियत है? बोलो पूरे गिलगित देखा है आपने? नहीं उन्होंने दो हल्के का किया है, उन्होंने पूरे हल्के का नहीं किया। कादिर भाई दो हल्के, नेशनल टीवी पे उनके कादिर भाई दो हल्के सिर्फ, कादिर भाई दो हल्के पकड़े उनके, लिख ले मेरी बात। कादिर भाई सिर्फ दो हल्के, उनको आप पूरे जीपी का जो ना हल्के का नाम पूछो उसको नहीं पता होगा। लिफाफा पकड़ लिए, जेब में जाके सर्वे रिपोर्ट दे दिए, आपने नेशनल टीवी में उसका नाम ले लिए। नहीं वो है बड़े साथी हैं, मेरे सामने बैठा दो किसी दिन, बड़े मैं पूछता हूं उसे अलकाओं का नाम, उसे आदाद शुमार पूछता हूं, उसे काम कर दी पूछता हूं। आपने जाके हबीब हसन ने सर्वे, हबीब हसन नहीं हुआ, एक पूरा अदारा हो गया। सेनेटर साहब ऐड कर लें आप प्लीज, उसमें कुछ ऐड कर रहे थे, मुझे पंजोता साहब की तरफ जाना है फिर। नहीं मैं तो बस वही मैं सोच रहा था कादर मंदोखेल साहब का, आप इसका प्लीज जवाब दे दीजिए कि आपके इश्तिहारों पे तो बहुत पैसा लगा, जो देखिए इश्तिहारों पे तो पीएमएलएन बहुत पैसा लगा रही है। आपको पता यू नो माय फेवरेट लड़वाने की बातें क्यों कर रहे हो? किसी भी जर्नलिस्ट के बारे में मैं आई कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट एनी जर्नलिस्ट। खसवाए उनके जो बाहर बैठ के वो पीटीआई को नुकसान दे रहे हैं, जो गलत किस्म के करते हैं प्रोग्राम और सारा कुछ, मतलब उन्होंने खान साहब को नुकसान दिया है। मैं यकीन से कह रहा हूँ, हो सकता है मेरा भाई मुझसे एग्री करे या ना करे, लेकिन देखिए बहुत सारे लीडर्स ने कहता है कि वो जो कुछ ठीक बात है आपकी, ये ठीक है, हमें भी ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं यार, जाती तौर पे क्योंकि आपको भी जानता हूं, हबीब अकरम साहब को भी जानता हूं, आपको पता मेरा पुराना तल्लुक है आप सबसे, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा सकता जी। सर सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए, जो मंदोखेल साहब ने बात की कि सर इश्तिहारों की मद में तो बहुत पैसा पीएमएलएन लगा रही है ना, ये बहुत ज्यादा सारी गवर्नमेंट्स करती है ना। क्या जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट थी, उस वक्त इश्तिहार नहीं लगते थे? ये करना होता है ना, ये तो नहीं सेनेटर साहब नहीं, जर्नलिज्म करते हुए उम्र गुजर गई, अब तो ऐसे इश्तिहार नहीं लगते होते सर, जिस तरह एडवर्टाइजमेंट कैसे लगते देखे। अगर मरियम काम कर रही है तो इश्तिहार लग गया तो उसमें क्या फर्क पड़ गया जी? सर आपको पता है सर मेरी दूसरा भी इन्होंने कहा कि जाए पुलिस उधर अपना केपी सॉरी बलोचिस्तान में, तो मंदोखेल साहब आपका चीफ मिनिस्टर उसको बोले कि रिक्वेस्ट भेजे, हम भेज देंगे पुलिस उधर भी। सर पहले कच्चे थे कर लो, कच्चे के डाकू रोज कोई ना कोई बंदा चुक लेते हैं, पहले कच्चे के डाके आपका कच्चे पक्के के दोनों खत्म है। अब पक्के के डाकू कौन है? पक्के के डाकू कौन है सर? पक्के कच्चे पक्के के जो भी डाकू है उसमें सिंध गवर्नमेंट ने बहुत तावन की है, साथ उधर से दूसरी तरफ से, और उसमें वो I would like to give you the credit to the सिंध गवर्नमेंट की, उन्होंने बहुत तावन किया, जिससे वजह से आप कच्चे या पक्के डाकू। पंजोता साहब यहाँ पर कहानी सादा सी है कि जनाब कच्चे पक्के के डाकू भी खत्म हो गए हैं, इश्तिहार भी इसलिए लग रहे हैं कि मरियम बीबी काम कर रही हैं। वो एक अलग कहानी है कि साफ सुथरा पंजाब में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में करोड़ों की बात नहीं, उससे भी ज्यादा की करप्शन सामने आती है, और पीएमएलएन खुद ऑन कहती है हाँ भाई यहाँ करप्शन हुई है। तो सर
इसी तरह की ऑपोजिशन है कि इस्लामाबाद आप में आई है अभी करप्शन। जी इस्लामाबाद की मैं बहुत उधर ही बड़ी बैठा हूँ सुविधा- जी, अब मेरा डिस्ट्रिक्ट है लालपुर और उन सारों को पकड़ा हुआ है। मैं चले। अपने लालपुर में बैठा हुआ जी हूँ। फेयर इनफ, चले शुक्र कि आपने पकड़ लिया उनको। पंजोता साहब, ये किस किस्म की हाँ। ऑपोजिशन है कि यार आप इन सारे इश्यूज के ऊपर क्यों बात नहीं करते? आप सिर्फ एक ही चीज को क्यों लेके बैठे हुए कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, खान साहब से मुलाकात नहीं करने दे रहे? इश्यूज तो और बहुत सारे हैं पंजोता साहब। देखें साकिब साहब, हमारे इशू पे बात करते हैं और संधू साहब ने जो बात की है कि हबीब अकरम साहब जो हैं वो क्रेडिबल साफ़ी हैं और मैं बिल्कुल उनको मानता हूं कि वो वाकई न्यूट्रल साफ़ी हैं और ज़बरदस्त साफ़ी हैं। तो हबीब अकरम साहब ने और साकिब साहब आपने भी जो पिछला 8 फरवरी का इलेक्शन था उसे कवर भी किया, बल्कि हकायक भी लिखा है कि किस तरह फार्म 47 जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। हबीब अकरम साहब की उस रिपोर्ट को भी फिर मानिए जिसमें उसने कहा है कि 8 फरवरी को डाका मारा गया, और आपकी रिपोर्ट भी मान लें क्योंकि आपको भी वो समझते हैं कि क्रेडिबल हैं, क्योंकि आपने भी कहा कि 8 फरवरी को डाका मारा गया और पत्तन ने कहा कि 64 तरीकों से धांधली की गई। इलेक्शन जो है वो फ्रॉड था। इलेक्शन के अंदर जो हारे हुए लोग थे उनको जितवाया गया, जो लाख लाख की लीड से हारे हुए थे उन लोगों को जितवा के फार्म 47 के जरिए नवाज शरीफ साहब से लेकर नीचे मरियम और जो इनके आगे लोग हैं उन तमाम लोगों को जितवाया गया। तो एक तरफ नहीं कि एक मीठा मीठा जो है हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। दूसरी बात ये है कि देखें, बिल्कुल मंदोखेल साहब ने ठीक बात की है। जो गुल्लू भट्ट पंजाब से ये लेकर गए हैं, 2200 के करीब सीसीडी ने मावराए अदालत कत्ल किए हैं। अदालतें किस लिए बनी है, कानून किस लिए, आइन किसके लिए? आप ट्रायल करते हैं, अदालत का काम है किसी को सजा देना, जजा देना, छोड़ती है, रखती है, कितनी सजा देती है, ये अदालत का काम है। आप उठा के सियासी बुनियादों के ऊपर कि ये पीटीआई का कारकुन है, ये किसी और जमात का कारकुन है, उसे धर लो, और नून लीग का बेशक जितना बड़ा डाकू होगा उसे आप मसनद के ऊपर बैठा देंगे। एहतसाब तो सबसे पहले आप अपने से शुरू करें ना। सीसीडी के इस्तेमाल अपने से शुरू करें, जिसने 53 अरब रुपए की करप्शन बताई है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग बताई है, जिसने लूट मार बताई है, जिसने कहा है कि डाके मारे गए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो अपने से स्टार्ट करें। आप अपने से स्टार्ट क्यों नहीं करते? आप वहां जो है आम लोगों को जिनकी कहीं आवाज नहीं सुनवाई देनी, वहां आप मावराए अदालत कत्ल करें और अब इलेक्शन को लूटने के लिए आप उनको उसको गिलगित बल्तिस्तान भिजवा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने सुना कि वो जो है बलूचिस्तान के अंदर एक एसएचओ की मार है दहशतगर्दी, जहां इतनी जो है वो सीरियसनेस हो मामले के अंदर कि दहशतगर्दी को आप कह रहे हैं एसएचओ की मार है, और जब वो दहशतगर्द आते हैं ट्रेनें उड़ा देते हैं, उसके बाद कहते हैं जी कि हम बिल्कुल अब इनको फ्री हैंड नहीं देंगे, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करें। कब कार्रवाई करेंगे, कब खत्म करेंगे? वो तो खैर किसका वाकई काम है non-serious खत्म statement थी, करना? मोहसिन साहब की करप्शन non-serious आपके अंडर हुई है तो आप उसके वजीर आला है, वहां पर आप वजीर आजम है, आपके अंडर हुई है, तो करप्शन पकड़ने के बाद आप कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की है। करप्शन हुई क्यों है? ये तो आपके दिल के करीब एक मंसूबा था ना। और लाहौर और कराची की जहां बात की जा रही है, कराची करप्शन जो है हुई और एटलीस्ट पकड़े गए, यही एक अच्छा अच्छी उसको रिवायत है। कंपैरिजन ना करें कि कराची जो है बड़ा जबरदस्त है और गिलगित बल्तिस्तान को कराची बना देंगे, या लाहौर, या जो पूरी जगह के ऊपर आपने कहा है कि हम बना देंगे। ना लाहौर के अंदर कानून इंसाफ, लोगों को हकूक हासिल है, ना कराची के अंदर है। साफ पानी के लिए कराची की आवाम तरस रही है, कुत्ते जो है वहां पर लोगों को काट रहे हैं, वहां लोगों को सेहत की सहूलतें नहीं है, वहां तालीम नहीं है, वहां आपका बजट जो है पूरे सिंध का एक तरफ जाता है और उसका कोई 13-14 अरब रुपए खाली आप कराची को देते हैं। आबादी के हिसाब से 60+ अरब रुपए वहां पर बजट बनता है। वो तो आप दे नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि आपने भी नहीं थे ना आपने राज सर। करना सर है। पीटीआई वहां गवर्नमेंट पर भी जब कराची विफाक के ऊपर में सिर्फ आपकी हुकूमत महरूमियत दी के है, लिए आपने कराची भी है, नहीं थे। बाकी नहीं। तो तो इसी जब तरह आपकी देखिए, गवर्नमेंट पंजाब दी है में तब सिर्फ आपने भी लाहौर नहीं थे है कराची पंजाब। दो सड़कें बनाकर या वहां पर जो है 2 बत्ती चलाकर आप नहीं कहते कि पंजाब तरक्की कर गया। जनूबी पंजाब से लेकर आखिरी मेरा ख्याल में जिला राजनपुर बनता है, वहां से स्टार्ट करना है और यहाँ अटक तक आपका पंजाब आता है। चले, थैंक यू पंजोता साहब, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर साहब आपका शुक्रिया, कादिर भाई आपका शुक्रिया, नहीं भाई आपका शुक्रिया, थैंक यू। क्या है, लोगों का जो है वो एजुकेशन रेट क्या है, Thank तो किसी you. जगह पर हमको तो नहीं नजर आता। आपके बच्चे जब भी इलाज कराने के लिए आपको कहा जाता है, आप पता चलता है जी कि आप लंदन जो है वो चले गए हैं, नवाज शरीफ साहब नहीं ब्राजील चले गए, मरियम बीबी ने यहीं से इलाज करवाया, रिसेंटली उन्होंने यहीं से इलाज करवाया। एनीवेज आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कादिर भाई प्लीज जल्दी से ऐड कर लीजिए, मेरा वक्त खत्म हो गया, प्लीज ऐड करिए जल्दी से। मैं पंजोता साहब की खिदमत में अर्ज करूं कि आप कराची को या सिंध के शहरों को, पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा, सिर्फ इस वक्त 17 अरब रुपए के तरक्याती काम इस वक्त भी वज़ीर आला ऐलान कर चुके हैं, और 13 अरब तो सिर्फ मेरे हल्के के एक नहर जो है ना वो बना लिया। अल्लाह के बंदे थोड़ा आदाद शुमार ठीक कर लें।
जी सेनेटर साहब प्लीज ऐड कर लीजिए। कादर साहब 14 साल जी से मैं सिर्फ हुकूमत है, एक कोई एक साल की बना सेकंड लेते में वहाँ मैं पे एक सेकंड में बात खत्म अभी करता जी, हूँ। हाँ, एक साल की पंजोता बात साहब है, इनको मैंने मौजूद नहीं थे, है, मैं भी रोड मौजूद था। बने क्यों नहीं है हुकूमत Please. जो आपकी थी। प्लीज बाकर नकवी साहब की अदालत में पंजोता साहब भी मौजूद थे, मैं भी था, और इनको पता है कि उन्होंने जो डायरेक्शन दी थी वो फेडरल कैबिनेट को दी थी, और हमारे सीनियर लॉयर जो है कादर मंदोखिल साहब, कि जब तक फेडरल गवर्नमेंट ने मियां नवाज शरीफ को इजाजत नहीं देती वो बाहर नहीं जा सकते थे। राजा इजाजत इन्होंने दी थी बाहर जाने के इलाज कराने के लिए। चले, थैंक यू वेरी मच। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, मुझे एक छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, एक बार फिर से बजट के बाद विफाकी काबीना में तब्दीलियों की खबरें बहुत सारे क्रेडिबल सोर्सेज सहाफ़ी जो हमारे हैं वो कोट कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट, वहाँ के इख्तलाफात, सुहेल अफरीदी साहब के कुछ MPs के वो भी सामने आ रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, इस पर ज़रा बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट जनाब हसन अयूब साहब ने। हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेट्स स्टार्ट विद फेडरल कैबिनेट। सर, रूमर हैज इट के बजट के बाद कोई वफाकी काबीना में भी गाड़ पछाड़ पॉसिबल है। व्हाट डू यू हैव ऑन दैट सर? साकिब भाई, ये 5 साल ये जी। रूमर आपको सुनने को मिलती हैं। ओके। वफाकी काबीना में तोसी, वफाकी काबीना में रद्दोबदल, जनाब फलां बंदा बता रहा होगा जी कि मैं वजीर बनने वाला हूँ। मैं अभी भी 1 दर्जन के करीब जो है वो MNAs को मैं जानता हूँ जो कह रहे हैं कि जी हम बस अभी जो है वजीर बने के बने। असल में शेरवानी पहनने का बड़ा शौक हो चुका है हमारे पार्लियामेंटेरियंस को। ओके। जो MNA बनता है वो कहता है जी मुझे वफाकी काबीना का हिस्सा बनाया जाए। हम्म। लेकिन सिचुएशन ये है कि कैबिनेट के अंदर मजीद एक्सपेंशन जो है वो बड़ी एक्सपेंशन नहीं, अगर कोई एडिशन हुआ भी तो एक शख्स है जो उसका मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे मुतल्लिक जो है वो गौर हुआ था और फिर उनका नाम ड्रॉप कर दिया गया था उस टाइम जब उनको शामिल नहीं किया गया था, जब तोसी हुई थी, सेकंड एक्सपेंशन आई थी। तो ये सिचुएशन है जी। इस टाइम आप ये समझ लें कि ऐसी कोई चीज ऑन टेबल मौजूद नहीं है। इस वक्त हुकूमत की जो प्रायोरिटी है वो वफाकी जो बजट है उसकी मंजूरी है। पीपल्स पार्टी के साथ आपके इल्म में है कि उनके मसाइल चल रहे हैं जी। और पीपल्स पार्टी के ये मसाइल, ये मसला जो है ना हर साल इसी वक्त खड़ा हो जाता है बजट से पहले। फिर पीपल्स पार्टी नाराज होती है, फिर उनकी बहुत सी स्कीम्स होती हैं जो कि उन्होंने शामिल करवानी होती है और वफाक से अपने मुतालबात और सिंध की तामीर और तरक्की के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो शदीद गुस्से के अंदर जो है वो अपने बयान देते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। जमहूरियत का हुसन है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन असल में यहाँ पे 28वीं तरमीम में तो स्टेक्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी के काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को शायद एतराजात हों, नए सूबे बनना, NFC अवार्ड उसका रीनिगोशिएट करना, तो आई थिंक वो तो काफी सारी पॉलिटिकल पार्टी को रिजर्वेशंस होंगी उस पर। देखिए 28वीं आईनी तरमीम कोई नहीं आ रही। ये जितनी मर्जी बातें करते रहे कि 28वीं आईनी तरमीम आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 28वीं आईनी तरमीम है ही नहीं, आ ही नहीं रही। ये असल में बात इसलिए ज्यादा जो है वो जोर पकड़ा इसने क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त जो है वो MQM की जानिब से जो लोकल बॉडी से मुतल्लिक मामला था उसको मौखर किया गया था और ये उनके साथ वादा किया गया था कि हम 6 माह के अंदर 28वीं आईनी तरमीम को लेकर आएंगे, उसको टेबल करेंगे। लेकिन फिर आपको मालूम है कि वो ट्रक की ऐसी बत्ती होती है जिसके पीछे लगा दिया जाता है और छोटे इत्तेहादी हैं। वैसे उनका मुतालबा जायज है, मैं जाती तौर के ऊपर MQM का जो मौकफ है उसके साथ खड़ा हूँ। MQM जो है वो देखिए लोकल बॉडीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और लोकल बॉडीज को जब तक हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो तरक्की नहीं कर सकते। अगर आप देख लें कि इवन वो ममालिक जहां पर बादशाहत है वहां पर भी जो बल्दिया है वो बड़ी मजबूत है। यानी UAE के अंदर देख लें, सऊदी अरब के अंदर देख लें, कुवैत के अंदर, कतर के अंदर बल्दिया अपना रोल प्ले कर रही है। यानी म्यूनिसिपैलिटी है ना, म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आपके बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। और पंजाब के अंदर जो फ्लड्स आए थे, इवन के सिंध के अंदर भी, तो अगर आपके पास एक अच्छा मौसर बल्दियाती निजाम मौजूद हो तो वो ग्रास रूट के ऊपर लोगों को केटर कर सकता है, उसके पास कैपेसिटी होती है और वो ग्रास रूट के ऊपर लोगों के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है। तो बड़ा जरूरी है लोकल बॉडीज को आपने जो है वो मजबूत बनाना चाहिए और ये MQM का जो मुतालबा है वो बिल्कुल जायज है। अच्छा, असल में ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने रिसेंटली देखा, कोई कहता है 22 MPs हैं, कोई कहता है 27 MPs हैं, सुहेल अफरीदी साहब से नाराज हैं, अफरीदी साहब की गवर्नमेंट कोई खतरे में है, कोई अली अमीन गंडापुर साहब की वापसी है, क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन? अगर 22 MPs थे तो 11 रह गए हैं या इससे भी कम, और अगर 27 MPs थे तो तब भी उससे जो है वो नंबर 14 जो है वो रह गए हैं या 13 रह गए हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने जो नाराज लोग थे उनको मना लिया है। आधे से ज्यादा जो नाराज MPs थे
उनके जो मुतालबात थे वो मुतालबात भी उन्होंने सुने और यकीनदहानी भी कराई कि उनके जो जायज बातें हैं वो तस्लीम करेंगे। तो हुकूमत के पास देने को बहुत कुछ होता है। जी ऐसे नाराजगी का मतलब अलहदगी नहीं है, क्या उसका मतलब जो है वो बगावत नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब से भी उनकी मुलाकात हुई थी, जी सुहेल अफरीदी साहब की, और मौलाना के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करनी है। और जिस तरह अली मीन गंडापुर के साथ उनकी एक हल्के की एक मुखालफत है मौलाना की, तो मौलाना को सुहेल अफरीदी सियासी तौर के ऊपर जो है वो सूट करते हैं निस्बतन जो है वो अली मीन गंडापुर के। तो ये फरमाइए, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन किसकी गवर्नमेंट देख रहे हैं? देखिए इस वक्त तकरीबन 9 से 10 नशिस्तों के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज आगे है, 5 से 6 नशिस्तों के ऊपर पीपल्स पार्टी आगे है, 2 नशिस्तों के ऊपर जो है वो इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, एक नशिस्त के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक नशिस्त के ऊपर जो एमडब्ल्यूएम है वो भी वहां पर मौजूद है। असल में इस वक्त ये कहना कि हुकूमत किसकी होगी, आजाद उम्मीदवारों के ऊपर इन्हिसार होगा। यानी कोई भी एक जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आए कि मुस्लिम लीग नवाज 9 से 10 नशिस्तें निकाल भी लेती है, अब भी उसको 3 जो है वो वोटें दरकार होंगी। इस्तेकाम पार्टी की जो 2 नशिस्तें हैं या कोई इस तरह की पीपल्स पार्टी को साथ मिलाना पड़ेगा तो उनको मिलाना पड़ेगा। हाँ, जो तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, सवाए जो साबिक वज़ीर थे खुर्शीद साहब, उनकी वालदा का जो एक सीट है, उसके अलावा किसी एक निशिस्त के ऊपर भी मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। नाज़रीन, जनाब अयूब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हसन भी हमेशा से इंसाइडर खबरें रखते हैं, अंदर की खबरें रखते हैं, इस्लामाबाद की जर्नलिज्म का एक नाम है। मैं इनकी ट्वीट भी देख रहा था, मैंने इनकी वीडियो भी देखी जिसमें ये सुहेल अफरीदी साहब वाला जो मैटर है खैबर पख्तूनख्वा का, उसके ऊपर बात कर रहे थे कि अब तो आज उन्होंने हमारे शो में भी कहा कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब तो अनटचेबल हो गए हैं सिंस ही हैज़ रिसेंटली मेट मोहसिन नकवी साहब, जिसका पार्टी में खुद भी एतराफ़ किया कि जी यस ही हैज़ मेट, और इमरान खान साहब के मैटर्स के ऊपर, पार्टी के मैटर्स के ऊपर कोई बात हुई। एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और याद रखिए।